नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आप सभी को आज़ादी के 74वें वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अनुभव बतौर चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी सफलता की अंतिम सीढ़ी पे जाने से पहले हमें पहली सीढ़ी को पार करना होता है। ठीक उसी तरह अगर हमें जैविक खेती में बेहतर परिणाम लाने हैं, या फिर ये कहें कि नेचुरल फार्मिंग में बेहतर परिणाम लाने हैं, या हम ये कहें कि परंपरागत कृषि में बेहतर परिणाम लाने हैं, या हमारी ऋषि कृषि में परिणाम लाने हैं, या हमारी पूर्वजों द्वारा व्यवस्थित की गई कृषि व्यवस्था में बेहतर परिणाम लाने हैं, तो हमें पहली सीढ़ी को अच्छे से चढ़ना पड़ेगा। और पहली सीढ़ी ये है कि सबसे पहले नंबर हम किसी भी फसल को बोएं उसके पहले खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी को लेकर जो है ना, तमाम तरह के सवाल आपके दिमाग में होंगे और बहुत सारी जो है भ्रांतियां हमारे दिमाग में चलती हैं, या जो परंपरागत ढंग से हम देखते हैं कि चीज़ें लोग करते हैं, खेती करते हैं, तो सीधा आजकल तो मैकेनाइजेशन इतना हो चुका है कि बीज के साथ में आप खाद मिला के और एक साथ में खाद और बीज की बिजाई कर सकते हैं। और ये तरीका जो है ना, आधुनिकीकरण और रासायनिक खेती के लिए सही बैठता है। परंतु जब हम प्राकृतिक खेती करने जाते हैं, नेचुरल फार्मिंग करने जाते हैं, या फिर जैविक खेती करने जाते हैं, जो भी आप नाम से संतुष्ट होते हैं, तो उसके पहले हमें खेत का बेस तैयार करना पड़ता है। किसी भी मिट्टी का उपज लेने के लिए उसके आहार पर विचार करना बहुत आवश्यक है, उसके पोषण पर विचार करना बहुत आवश्यक है। हम लोग दिमाग में एक ही सवाल लगा के बैठते हैं कि जैविक खेती हमें करनी है, और जिस तरह से हमने वैज्ञानिकों के माध्यम से सुन रखा है, या फिर जिनके भी माध्यम से सुन रखा है कि जैविक खेती में परिणाम तुरंत नहीं आते, जल्दी नहीं आते, वक्त लगता है और कम परिणाम आते हैं, उत्पादन कम आता है। जाहिर सी बात है, अगर हम अधूरे नॉलेज के साथ में काम करेंगे तो ये बात कहीं ना कहीं सही बैठेगी। परंतु अगर हम पूर्णतः सही ज्ञान के साथ में आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। सही मायनों में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम खेती में परिणाम लाने की बेहतर जो पहली सीढ़ी है वो है खेत की तैयारी। और खेत की तैयारी एक छोटा विषय नहीं है, इसको हम बहुत कम शब्दों में कह के और दूर हो जाते हैं। और गांव में खेत की तैयारी को लेकर जो है, जो दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि भाई जो है ना, खेत को जोत दो, जोत के छोड़ दो और बारगा लगा दो। बारगा मतलब फेंसिंग, या चारों तरफ से उसे घेर दो। ये सब खेत की तैयारी हो गई। लेकिन खेत की तैयारी ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। खेत की तैयारी का मतलब होता है कि खेत को उत्पादन देने के लिए तैयार करना। ठीक है, खेत को उत्पादन देने के लिए तैयार करना। तो खेत को उत्पादन देने के लिए तैयार करने के लिए उसके लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है, जो हमारे किसान अभी वर्तमान में करते हैं कि जैसे ही हमारी रबी की फसल कटती है और खेत को जोत के छोड़ देते हैं, 2 से 3 महीने की लगातार उस पर धूप पड़ती है। उस धूप के कारण मिट्टी में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो पैथोजन हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया मिट्टी के डैमेज हो जाते हैं और पुनः मिट्टी एनर्जेटिक हो जाती है, जीवित हो जाती है। और जैसे ही मानसून आती है, बारिश आती है, मिट्टी में आपने देखा होगा सौंधी खुशबू आने लगती है। मतलब ये कि उस तपी हुई, उस न्यूट्रल मिट्टी में जैसे ही पानी गिरता है और मिट्टी में जीव पैदा हो जाते हैं, मिट्टी में जीवनी ताकत पैदा हो जाती है, और वो बैक्टीरिया जैसे ही एक्टिव होते हैं, पानी की बूंद लगते ही, तो वो सौंधी खुशबू बैक्टीरिया की होती है। हम ऐसा समझते हैं कि पानी गिरा और मिट्टी में सौंधी खुशबू आने लगी। इसका मतलब ये है कि मिट्टी में बैक्टीरिया बढ़ने लगे, या मिट्टी में बैक्टीरिया मिला के। बात यह है कि अगर हम इस बात को समझे कि मिट्टी को हमें तैयार करना है उपज के लिए, तो धूप दिखाना उसमें बेहद आवश्यक है, नंबर 1। दूसरी बात कि मिट्टी को तैयार करने के पहले उसको हमें ट्रीटमेंट भी देना बहुत आवश्यक है। जैसे कि
हम अपने शरीर को कोई भी टॉनिक लेने से पहले, आपने अनुभव किया होगा, किसी भी डॉक्टर के पास आप कभी गए हों या जाते हैं तो हमें कोई बीमारी होती है या फिर हमें कोई रोग होता है या कोई हमें तकलीफ़ होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले तकलीफ़ की दवा देते हैं। और जब आपकी तकलीफ़ नॉर्मल होने लगती है तो लास्ट वाली विजिट पर डॉक्टर आपको टॉनिक लिखता है। सबसे पहले नंबर आपको टॉनिक नहीं दिया जाता है। आप इस बात को अपनी बॉडी से समझ सकते हैं कि पहले नंबर बीमारी को ठीक करना है, मतलब तकलीफ़ को ठीक करना है, और फिर उसके बाद पोषण देना है। जब आप बीमारी को, तकलीफ़ को ठीक कर पाएंगे और फिर पोषण देंगे तो वो पोषण आपकी बॉडी को सही लगेगा, नहीं तो वो पोषण आपका कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, बॉडी बीमार है। ठीक उसी तरह मिट्टी को उपचारित करना बेहद आवश्यक है। अगर हमने मिट्टी को उपचारित नहीं किया और अपना पोषण दिया खाद के रूप में, जो भी खाद के रूप में, तो मिट्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वो पोषण हमारा एक तरह से वेस्ट जाता है और उसका हमें लाभ नहीं मिलता, तो नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो साथियों, उसके लिए हमें मिट्टी को पहले रिचार्ज करना होता है, या मिट्टी को ये कह सकते हैं कि हमें मिट्टी को न्यूट्रल करना होता है। और न्यूट्रल करने के लिए सर्वप्रथम आपको इस बात को फोकस करना है कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच नॉर्मल है, एग्जाम्पल अगर 6.5 से 7.5 के बीच में है, अब ये बात कैसे पता लगेगी? हमें लैब में जाके टेस्ट कराना पड़ेगा? नहीं, आप सिंपल तरीके से स्वयं घर पर कर सकते हैं। मेडिकल की दुकानें आपके शहर गांव में ज़रूर होंगी और वहां पर जाके आप उनको बोलिएगा पीएच पेपर हमें चाहिए, तो वो इतना बड़ा 10 रुपए का दे देंगे। उसमें करीब 25-30 पेपर होंगे छोटे छोटे। उस पीएच पेपर से आप क्या करिए, अपने खेत की मिट्टी लगभग खेत के चारों कॉर्नर, जो आपके चारों कॉर्नर पॉइंट होंगे और मिडिल पॉइंट से ऊपर की 1 इंच मिट्टी हटा दीजिएगा। ऊपर की 1 इंच मिट्टी का मतलब जिस पे ऊपर की सतह की मिट्टी, जो हमें जहाँ पर हम पैर रखते हैं, वो सतह की मिट्टी लगभग 1 इंच के आसपास हटा दीजिएगा, चारों कॉर्नर और मिड पॉइंट की। और चारों कॉर्नर की भी मिट्टी आप लेंगे तो खेत से 10 फीट अंदर की साइड, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सट के कॉर्नर पे जो है पड़ोसी की जो है बॉर्डर पे पैर रख के ही ले लिए कॉर्नर पे, ऐसा नहीं। पड़ोसी की जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से 10 फीट अंदर वाले कोने से आपको लेना है। ठीक इसी तरह चारों कॉर्नर से आप करेंगे और चारों कॉर्नर की 1 इंच मिट्टी हटा के, और नीचे की मिट्टी आपको लेनी है लगभग थोड़ी सी मिट्टी, या फिर आप क्योंकि आप कितनी थोड़ी सी लेंगे तो लगभग 100 से 250 ग्राम तक मिट्टी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और 2 इंच के ऊपर की 1 इंच मिट्टी हटा के और नीचे की जो 2 इंच से लेकर, मतलब 1 इंच के बाद से लेकर 9 इंच तक की मिट्टी है, वो आप ले सकते हैं। और लगभग 250 ग्राम तक मिट्टी आप कलेक्ट कर लीजिए, और ऐसा आप चारों कॉर्नर से और मिडिल पॉइंट से कलेक्ट करेंगे। 5 जगहों की मिट्टी को इकट्ठा करेंगे और 5 जगहों की मिट्टी मिला के हो जाएगी आपकी लगभग जो है 1250 ग्राम के आसपास। उस 1250 ग्राम मिट्टी को आप जो है इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके उसको आपस में मिला लीजिए पूरी तरह से। और मिलाने के बाद जो हमारा छन्ना होता है बारीक, आपके घर में ज़रूर होगा जिससे आटा छानते हैं हम लोग, उतने बारीक छन्ने से उसको छान लीजिएगा। और छानने के बाद जो 1.25 किलो मिट्टी है उसमें से कुल 50 ग्राम के आसपास मिट्टी ले लीजिएगा। 50 ग्राम 1 किलो को 1.25 किलो को पूरा मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद उसको मैश कीजिए, बारीक कीजिए, और बारीक करने के बाद उसको छान लीजिए। छानने के बाद जो थोड़ी मात्रा में मिट्टी बचेगी, उस मिट्टी में पानी मिला दीजिए और उसको डाइल्यूट कर दीजिए, घोल दीजिए। मतलब इतना घोलना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कड़ी से थोड़ा सा पतला, मतलब कैसा समझ सकते हैं, ऐसा अगर हम उसको डालेंगे तो उसमें जो है पानी की तरह टपकना चाहिए, ना कि लार के माफिक गिरना चाहिए। इतना पतला होना चाहिए, मतलब कड़ी से थोड़ा सा पतला आप समझ लीजिए, उतना पतला करके और उसमें वो पीएच पेपर आप डिप कीजिए और डिप करके उसको निकाल दीजिए। और 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो रंग बता देगा। उस पीएच पेपर पे रंग के साथ में
नंबर्स लिखे होंगे कि ये अगर रंग आ रहा है तो ये नंबर है, मतलब 6.5 pH है। अगर ये वाला कलर pH पेपर छोड़ रहा है तो 7.5 pH है। तो वो कलर के हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि आपकी मिट्टी का pH कितना है। जब आपकी मिट्टी का pH चेक हो गया तो आपको पता लग गया कि हमारी मिट्टी का pH नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल की कंडीशन होती है 6.5 से 7.5 के बीच में। और ये किसान आसानी से खुद घर बैठे कर सकता है। ठीक इसी तरह पानी का भी pH वो पता कर सकता है अपने ट्यूबवेल से, बोर से, जहाँ से भी पानी का स्रोत है उस पानी को आप लीजिए, एक बर्तन में लीजिए और pH पेपर डायरेक्टली उसमें डिप कर दीजिए और डिप करने के बाद आप उसको निकाल दीजिए। जो भी pH पेपर कलर देगा उस कलर के हिसाब से नंबर आप मैच करिए। उसमें जो लिखे होते हैं कि ये कलर आया तो ये नंबर, ये कलर आया तो ये नंबर। तो आप पानी के pH का भी आप खुद घर पे पता कर सकते हैं। ठीक, अब हमने जैसे ही पानी का और मिट्टी का pH चेक कर लिया कि भाई हमारी मिट्टी का pH आ रहा है 6.5 से 7.5 के बीच में, 1-2 पॉइंट और आगे पीछे हो गया तो भी चलेगा, मतलब इसका यह है कि हमारी मिट्टी नॉर्मल है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज एक्सेप्ट करने को तैयार है। अब हमें क्या करना होता है कि उस नॉर्मल मिट्टी में 100 kg 100 किलो चूने का पाउडर, जो पत्थर चूने का होता है और खिरक के मतलब टूट के उसमें से झड़ के जो डस्ट बचती है, जो चूना पत्थर बेचने वाली दुकानें होती हैं उनके पास चूना पत्थर के साथ में चूना पाउडर भी मिल जाता है। ठीक है, उसे हम अपनी भाषा में, लोकल भाषा में कलई भी बोलते हैं। आप लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हो या जिस भाषा से उसे पुकारा जाता हो, लेकिन नॉर्मली हम चूना पाउडर कह के इसे ले सकते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, मेरे अनुभव बतौर, बहुत सारे फार्मर हमारे जो फ़ोन में आते हैं, संपर्क में आते हैं, वो लोग कहते हैं साहब जो है ना, चूना पाउडर कौन सा लेना है, पेंट करने वाला लेना है, खाने वाला लेना है। कंफ्यूज मत होइए, चूना एक ही होता है, चूने का पत्थर एक ही होता है। उसी पत्थर को पकाने के बाद सारे चूने बनते हैं। तो हमें चूना का जो पत्थर है, उस पत्थर से गिरा हुआ जो पाउडर है वो हमें इस्तेमाल करना है। और एक बात और ध्यान रखिए, जब आप चूना का पाउडर आप लेने जाएंगे तो ज़रूर अपनी उंगली को पहले थोड़ा जीभ पे टच कर लीजिएगा ताकि थोड़ी नमी आ जाए, और उस नमी को जो भी आप चूना खरीद रहे हैं उस पर डिप कीजिएगा और फिर वापस आप जीभ पे टच करिएगा। अगर आपको तीखापन लगे, मतलब चूने का एहसास हो, तो ही चूना पाउडर वो लीजिएगा। अदरवाइज जो है ना, इसके साथ में बहुत सारे पाउडर चूने के नाम पर जो है बिकते हैं और कलर सेम होता है, पाउडर ही होते हैं, और हमें समझ नहीं आता है कि ये चूना पाउडर है या और कुछ है। तो कुल मिला के हमें थोड़ा सा ये टेस्टिंग कर लेना है ताकि हम श्योर हो जाएं कि हम जो खरीद रहे हैं वो चूना पाउडर ही है। तो हमने चूना पाउडर लिया और चूना पाउडर को हमें पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट करना है। तो आप क्या करिएगा, चूना पाउडर हमने लिया 100 kg 1 एकड़ के हिसाब से, और हमें 50 किलोग्राम लेना है नीम का पाउडर। अब नीम का पाउडर को लेकर भी चूने के पाउडर जैसी भ्रांतियां हैं हमारे किसानों के बीच में, क्योंकि ये हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो चलन में नहीं है, और चलन में ना होने के कारण हमें पता नहीं होता है। तो मित्रों, आपको बता दूं, जो निबोली होती है, नीम का जो फल होता है, निबोली गिरती है, निबोली को कलेक्ट किया जाता है और उससे ऑयल निकाला जाता है, प्रेस्ड किया जाता है। जैसे कोलू से हम सरसों का, तिल का या नारियल का ऑयल निकालते हैं, ठीक उसी तरह उसी कोलू से आप जो है ना नीम का ऑयल भी निकाल सकते हैं। या उसके लिए छोटे छोटे आज की तारीख में इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, उनके माध्यम से भी आप ऑयल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास, आपके खेतों में नीम के पेड़ लगे हों तो आप इस तरह से करके और ऑयल निकाल लीजिए। ऑयल आपके स्प्रे के काम आएगा। और जो ऑयल निकलने के बाद जो छिकला या जो भी गूदा या जो वेस्ट बचेगा उसको बोलते हैं हम नीम की खली। और उस खली को जब हम पाउडर कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे, तो जो डस्ट बनेगी उसे हम बोलेंगे नीम का पाउडर। तो कुल मिला के अगर ये आपको रेडीमेड कहीं से मिल जाए या आप बना पाएं, दोनों विकल्प हैं। और अगर ये दोनों विकल्प भी सूट नहीं करते हैं तो आप नीम की पत्तियों को कलेक्ट कीजिए और उनको कंपोस्ट कीजिए, सड़ाइए, पचाइए, और पचाने के बाद उस पचे हुए मटेरियल को
लगभग नीम की पत्तियों को 100 किलो पचा हुआ पाउडर, और अगर निबोली का पाउडर आपको मिलता है तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चूना पाउडर में आप उसे मिक्स कर लीजिए। और चूना पाउडर में मिक्स करने के बाद इसे आप पूरे खेत में चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करेंगे। चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करना है मतलब पूरे खेत में आपको बिखेर देना है। अब बिखेरते समय भी एक छोटी सी सावधानी आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि जनरली जब हम नए होते हैं हमें पता नहीं होता है कि कैसे करना है, तो जो कोई बताता है हमें उसी के हिसाब से हमें चीज़ें आगे करनी होती है। तो जब आप ब्रॉडकास्ट करें तब आप ये ध्यान रखें कि या तो बिल्कुल सुबह का वक्त हो 6 से 8 के बीच का वक्त, या तो फिर शाम के 5 से 7 के बीच का वक्त हो। इस वक्त जो है हवा जो है एकदम नॉर्मल रहती है, शांत रहती है, तो आपका ब्रॉडकास्ट किया हुआ मटेरियल आपके खेत में गिरेगा। अदरवाइज अगर आप सुबह जो है 9 के बाद अगर आप ब्रॉडकास्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा पड़ोसी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि इसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो समय का और डालने का तरीका आप ध्यान रखिएगा, नीचे हाथ करके आप इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि जो है समय पे और सही स्थान पर आपका ये मटेरियल गिरना चाहिए। जब आप ये ट्रीटमेंट पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, चारों तरफ खेत में बिखेर देते हैं, तब हमें ये करने के बाद खेत को अच्छी तरह से जुताई करनी होती है। मतलब खेत को बखरनी करनी होती है, अपनी भाषा में हम बोलते हैं बखरनी करना, या हम उसे जोतना भी कह सकते हैं या कल्टीवेट करना भी कह सकते हैं। तो इसे हमें फिर कल्टीवेट करके छोड़ देना पड़ता है। मतलब चारों तरफ हमने खेत को जोत दिया और फिर जाके छोड़ दिया, धूप लगने दी, और मिनिमम कम से कम 15 दिन की धूप इसमें लगनी चाहिए। अगर 15 दिन की धूप लगती है तो निश्चित ही है हमारी मिट्टी रिचार्ज होती है, या हम ये कह सकते हैं हमारी मिट्टी उपचारित होती है। ये करने से फ़ायदा क्या होता है? एक तो आपने जोत के ये ट्रीटमेंट डाल दिया, ट्रीटमेंट डालने के बाद आपने जोत के धूप में मिट्टी को छोड़ दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि धूप लगने से ज़मीन के अंदर के पैथोजन हानिकारक बैक्टीरिया ख़त्म होंगे। दूसरा, ये जो ट्रीटमेंट डाला है, इस ट्रीटमेंट से जो भी और फसल को क्षति पहुंचाने वाले जीव हैं वो सारे इससे कंट्रोल होंगे और मिट्टी एक तरह से न्यूट्रल हो जाएगी। मिट्टी जो है ना जीरो पे पहुंच जाएगी। मतलब उसमें आप कोई भी फसल उगा सकते हैं, या किसी भी फसल को उगाने के लिए आप मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो साथियों, ये हमें ट्रीटमेंट करना है मिट्टी को कोई भी फसल बोने से पूर्व। अब इसके बाद जब हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या करना होता है कि जो है मिट्टी को अब हमें पोषण देना है। भाई ट्रीटमेंट हमने कर लिया, मिट्टी को न्यूट्रल कर लिया, अब हमें मिट्टी को पोषण देना है। तो पोषण देने के लिए 3-4 तरीके हैं, और 3-4 तरीके में हमें करीब करीब 40 दिन का वक्त छोड़ना पड़ता है फसल को बोने के बाद। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, पहले नंबर सन ढैंचा की बुआई या मूंग उड़द की बुआई करना चाहिए। ये फसल लेने के लिए नहीं, ये फसल को खेत में वापस जोतने के लिए। क्योंकि अब हमने मिट्टी को पहले बीमार मिट्टी को न्यूट्रल कर लिया, मतलब उसको ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, मतलब किसी भी तरह की अगर उसमें कमी है, या किसी भी तरह की कमी नहीं बोल सकते, सॉरी, किसी भी तरह की बीमारी है, या किसी भी तरह की कोई रुकावट है, या किसी भी तरह का कोई अवरुद्ध है, कुछ भी है, तो उसको हमने पहले न्यूट्रल कर लिया। न्यूट्रल करने के बाद हमें इसे जो है पोषण देना होता है, इसे मजबूत बनाना होता है। देखिए, इस बात को बोलने से पहले मैं आपको बताना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि लोग जो है ना जैविक खेती करने जाते हैं तो सबसे पहले नंबर बोलते हैं कि साहब हमारा खेत जैविक कितने दिन में हो जाएगा, कितने दिन में हम अपने उत्पाद को जैविक कह पाएंगे। तो साथियों, मेरा कहना यह है कि जो भी हमने रसायन खेतों में डाले हैं, ये कह पाना संभव नहीं है बिना जांच के कि आपके खेत को जैविक कितने दिन में बनाया जा सकता है। क्योंकि जो रसायन हम खेतों में डालते हैं खाद के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, या लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में, उसमें कौन कौन से टॉक्सिन्स हैं और वो टॉक्सिन्स कितने दिन तक जो है उनके रेसिड्यू मिट्टी में पड़े रहते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। कई टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जिनका डिटेक्शन 200 वर्ष तक भी नहीं होता है। कई
केमिकल ऐसे होते हैं जिनके रेसिड्यू 50 वर्ष तक पड़े रहते हैं, और कई केमिकल ऐसे होते हैं जिनके रेसिड्यू 10-10 साल तक पड़े रहते हैं, और कई केमिकल के रेसिड्यू ऐसे हैं जो 1-2 साल में डिटेक्ट हो जाते हैं, और कई केमिकल के रेसिड्यू हैं जो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। तो अब कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल हमारे खेतों में हुआ है और कितनी मात्रा में हुआ है, और आपके खेत में कौन कौन से केमिकल कितनी मात्रा में पड़े हैं और उनके रेसिड्यू कब खत्म होंगे, ये कह पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें जांच होना चाहिए पहले कि हमारे खेत में कौन कौन से केमिकल पड़े हैं और उनके रेसिड्यू कब तक खत्म होंगे। तो शायद इस बात का जवाब आपको सही से तब मिल पाए, और उसमें भी शायद, पूर्णतः नहीं। तो इसके लिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं या ये कह सकते हैं कि आप जो है ना, जब आप खेत को ट्रीट कर लेते हैं और मिट्टी को पोषण देने के लिए उसे जो है कुछ उपाय करते हैं, तो आपका खेत जो है उसी समय से जैविक बनने लग जाता है, और ये प्रक्रिया निरंतर फिर कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पहले साल भी अगर सही उपायों के साथ में और सही ट्रीटमेंट और सही खाद के डोज के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो पहले साल से हम अपने खेत को जैविक कह सकते हैं। अब हमें खेत को उपचारित करने के बाद खेत को मजबूत बनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए हम इस खेत में आपको सीधा खड़े होकर समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें आप 4 तरह की चीज़ों की बुआई कर सकते हैं: सन, ढैंचा, उड़द और मूंग। और ये वर्ष में किसी भी टाइम, किसी भी समय आप कर सकते हैं। और इसके लिए चाहिए आपको कि आप जो है इसके बीज ब्रॉडकास्ट करें, या तो आप इसे खेत में जो है बोनी मशीन जो होती है, बोनी मशीन के साथ में भी आप बिजाई इसकी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए कि खेत में नमी होना चाहिए। साल में किसी भी समय करें, जनरली हम जून जुलाई में जब बारिश का मानसून का टाइम आता है उस समय पे करते हैं, और आप चाहें तो और भी किसी भी समय कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिला के ट्रीटमेंट जो हमने किया चूना और नीम पाउडर का, उसके 15 दिन के बाद हम खेत में कोई भी चीज़, चाहे पोषण के रूप में चाहे फसल के रूप में, बो सकते हैं। हो सके तो 15 दिन का गैप जरूर दीजिए। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हम 15 दिन का समय ट्रीटमेंट के बाद फसल बोने के बीच में नहीं छोड़ सकते, तो आप उसको कम समय देकर भी कर सकते हैं। 10 दिन भी हो सके, 5 दिन भी हो सके, कम से कम मिनिमम 5 दिन का तो गैप रखिए, तब जाके उसका सही फायदा आपको मिलेगा। तो हमने जो है पहले ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने के बाद सन एक बीज होता है, सन का एक पौधा होता है जिससे जूट की रस्सी बनती है, उसे हम सन कहते हैं। ढैंचा होता है, ये भी एक तरह से पौधा होता है। दूसरा उड़द होती है, सभी लोग जानते हैं। मूंग होती है, दलहनी है ये। इन चारों फसलों में से किसी भी एक फसल को आप बो दीजिए। सबसे बेस्ट जो होता है ढैंचा होता है, उसके बाद सन होता है, और उसके बाद मूंग होती है, और सबसे लास्ट में होती है उड़द। तो कुल मिला के आप अगर ढैंचा आपके पास उपलब्ध है तो सबसे बेस्ट है। हम जिस खेत में खड़े हुए हैं ये ढैंचे का खेत है, और हमने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरे खेत में हमने ढैंचा बो रखा है, जिसकी हाइट लगभग हमारी कमर की हाइट से के बराबर आ चुकी है। और ये एकदम परफेक्ट टाइम है जो इसको खेत में वापस पलटने का। मतलब सन, ढैंचा, मूंग या उड़द की फसल को हम बोकर खेत में ही 40 दिन के बाद, 40 से 50 दिन के अंतराल में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 40 दिन में ही आपको वो परिस्थिति मिल जाए कि आप खेत में जोत पाए। वो बरसात के समय में ऐसा होगा जब आप जून जुलाई में बोएंगे, और उसके बाद अगस्त में आपको इसे जोतना होगा। तो अगस्त में अगर खेत में नमी कम है कि ट्रैक्टर चल पाए या जोत पाए उसे, तो संभव हो सकता है। अदरवाइज 5-10 दिन फ्लेक्सिबल भी होंगे, आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो इसे 40 से 50 दिन के अंतराल में खेत में ही वापस पलटी कर देना है, मतलब मिट्टी में इसे वापस मिला देना है। इससे फायदा क्या होगा, मिट्टी में जब हम इसे मिला देंगे तो ये ढैंचा में नाइट्रोजन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। बाकी तमाम सारे तत्व इसमें होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं,
और नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है, मतलब यूरिया सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। और जब हम इसे खेत में वापस पलट देते हैं तो ये पोषण के रूप में हमारी मिट्टी को वापस मिल जाता है। कुल मिला के 40 दिन को हमें खेत में फसल नहीं लेनी है, साल में किसी भी, या साल में एक बार कर ले तो बहुत ही बेस्ट है, और अगर एक बार नहीं कर पा रहे तो 3 साल में एक बार ज़रूर ये काम कर लें। ढैंचा बोने का, सन बोने का, या मूंग बोने का, या उड़द बोने का, ये 4 फसल में से कोई भी एक फसल आप बो लीजिए और उसे 40 दिन के बाद खेत में जोत दीजिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो मिट्टी आपकी कमज़ोर हो चुकी है, लगातार रासायनिकों के प्रयोग से उसकी जो उर्वरा शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, जो कमज़ोर हो गई या कम हो चुकी है, वो ताकत इसकी पुनः जीवित हो जाएगी। और ऐसा अगर आप प्रतिवर्ष करते हैं तो 2 से 3 साल के अंतराल में मिट्टी आपकी पुनः जीवित हो जाएगी और भरपूर उत्पादन देने की क्षमता पे आ जाएगी। कुल मिला के ऐसा समझ सकते हैं, जो किसान भाई शुरुआत कर रहे हैं तो इस फसल के साथ में ही आप खेत की एंट्री करें और शुरुआत करें तो फसल में आपको ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो खेत पहले कभी नहीं जोते गए हैं, या कई किसान हमसे संवाद करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो है जिस खेत पर हम काम करने जा रहे हैं उस पर 10 साल से कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ी है मिट्टी, उस मिट्टी पे भी आप सेम फार्मूला अडॉप्ट कीजिए। किसी भी मिट्टी पे सेम फार्मूला अडॉप्ट करना है, खासकर जो मिट्टी पहले से खाली पड़ी है, जिसमें कोई फसल अभी तक नहीं बोई गई है, उन खेतों में आप ट्रीटमेंट करके मिट्टी को धूप दिखा के न्यूट्रल करके ये फसल बोइए और इसके बाद 40 दिन बाद खेत को वापस इसमें मिला दीजिए। और फिर उसके बाद 40 दिन के अंतराल के बाद एक बार और आपको जोतना पड़ेगा, क्योंकि ये जब आप फसल मिट्टी में वापस मिलाएंगे तो उस समय खेत में नमी होना चाहिए। अगर बारिश में मिलाते हैं तो कोई बात नहीं है, नमी तो खेतों में बारिश के समय होगी ही, लेकिन अगर और भी किसी समय अंतराल पे आप ये करते हैं तो जब आप खेत में इसको जोतते हैं तो उस समय पे आपको मॉइस्चर देना होगा, नमी देनी होगी, ताकि ये मिट्टी, पानी और मटेरियल मिल के डिस्पोज हो जाए, पच जाए खेत में और इसके जो न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी में रिलीज हो जाए। तो ये हमने खेत को जोत दिया। तो जो नए किसान हैं या नए खेत हैं, दोनों ही ये फसल को आवश्यक रूप से बोइए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाइए। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए। इसके बाद हमें जो भी फसल बोनी है वो फसल आप आराम से बो सकते हैं और उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।